जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है। इसका पहले ही सवाल मैंने यहां पर रखा है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि नीति निपुण में कौन सा समास है। नीति निपुण में कौन सा समास है ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये पूरा शब्द है नीति निपुण। तो नीति निपुण का अगर जब आप विच्छेद करोगे यानी कि विग्रह करोगे तो ये बनेगा नीति में निपुण। क्या बनेगा दोस्त? नीति में निपुण। नीति में निपुण ये बनेगा नीति में निपुण। जहां पर आपको कारक शब्द मिल जाते हैं, कारक शब्द जहां पर मिल जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है दोस्त? तो आपका आंसर आना चाहिए वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ये जो कारक शब्द का मैंने नाम लिया है, जो कारक शब्द हैं इनका जो मैंने नाम लिया है, तो आप कहोगे कि कारक जो टोटल हो जाते हैं उनकी संख्या 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्त? उनकी संख्या 8 हो जाती है। यानी कारक जहां पर हमें मिलेंगे तो वो कैसा समास होगा? वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास जो होता है इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कि कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता, नहीं होता। ठीक है भाई, कोई पद प्रधान नहीं होता। यहां पर हमें दिगु दिया है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है भाई, तो जहां भी आपको कारक मिल जाए विग्रह करने पर तो आप समझ जाना वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें जो कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि त्रय वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है। त्रय वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? ये एक त्रय है, आप अच्छे जानते हो, ये एक संयुक्त वर्ण है। आप संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन भी इसका नाम दे सकते हो। अपने पास जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन वो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं दोस्त? तो आपका आंसर आना चाहिए 4 हो जाते हैं। एक हो जाता है क्षय, एक हो जाता है त्रय, एक हो जाता है जय और एक हो जाता है श्रेय। ये अपने पास 4 हो जाते हैं और इन चारों को एक अजीब तरीके से या कह सकते हो उनको तोड़ा भी जाता है। कैसे तोड़ा जाता है आप यहां पर समझ लो। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं क्षय, अगर मैं क्षय को तोड़ूंगा, जैसे यहां पर इन्होंने तोड़ के दिया है कि किनके सहयोग से ये बनेगा, तो ये बनेगा कै और क्षय से बन जाएगा। यहां पर हलंत जो लगेगा वो कै में लगेगा, कै और क्षय से बनेगा क्षय। और त्रय जो बनेगा ये तय हलंत के साथ और यहां पर रे बन जाएगा तो ये त्रय बनेगा। जय जो बनेगा ये जय के साथ, सॉरी जय बनता है, यहां पर जय, जय नहीं बनता बल्कि जय बन जाता है। तो यहां पर क्या आएगा? जय आ जाएगा। तो यहां पर आप जय बना दोगे हलंत के साथ और प्लस यहां पर उए बन जाएगा। ठीक है भाई। और श्रेय जो बनेगा ये बनेगा शय हलंत के साथ और रे बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें यहां पर त्रय वाला पूछा है तो त्रय वाला इसके अंदर आप देखोगे तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे ये वाला इसके अंदर हो जाएगा। यानी हलंत लगेगा, हलंत एक पे लगा लो, किसी पे नहीं है। देखो यहाँ पर रे पे हलंत है तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर त्रय और आदि रखा है, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर तय और आदि रखा है तो ये ता बनेगा। क्या बनेगा? ता बनेगा। ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन हमें दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसको मिटा लेते हैं ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, इन 2-4 सवाल या 20-25 सवाल जो भी मैं कराता हूँ उसके माध्यम से उसके आसपास की बहुत सारी चीजें करा देता हूँ, जिससे कि ये सवाल जो 20-25-30 होते हैं ये बहुत ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है भाई, हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा। देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। शुद्ध वर्तनी का अर्थ है कि कोई भी शब्द जो जिस तरीके से लिखा जाता है वो उसी तरीके से होना चाहिए, किसी और तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी आप यहां पर ढूंढोगे तो यहां पर लिलिप्त है, लिलित नहीं होता,
निर्लिप्त होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। निर्लिप्त नहीं होता, इस पे ई की मात्रा होनी चाहिए थी, लैप है, ये नहीं बनेगा। निर्लिप्त, हाँ निर्लिप्त, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये निर्लिप्त है, इस पे बड़ी की मात्रा है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखियो क्या कह रहा है सवाल में। ये हमसे कह रहा है सवाल के अंदर, ये कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है। कुंडली के लिए, कुंडली को आप इस तरीके से ज्यादा लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। कुंडली, ये कह रहा है कि कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है। कुंडली का क्या अर्थ होता है? कचौड़ी होता है, इमरती होता है, बर्फी होता है, समोसा होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि कुंडली का एक अर्थ क्या हो जाता है? इमरती हो जाता है। क्या हो जाता है? इमरती। आप देखते हो कि जब उसको तोड़ते हैं तो इस तरीके से तोड़ते हैं इमरती को, ऐसे गुच्छा बना देते हैं इस तरीके से, ये इमरती का रूप बन जाता है। यानी कि इस तरीके कुंडली होती है ना, जैसा आपने देखा होगा जब ट्रांसफार्मर आपका पंखा या फिर स्टेबलाइजर वगैरह जब फूक जाता है तो उसमें कुंडली चढ़ाई जाती है तारों की, इस तरह से लपेट लपेट के। तो ये जो कुंडली होती है वो इमरती के समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कचौड़ी नहीं, कचौड़ी तो रोटी की तरह होती है ऐसे करके, है ना। बर्फी भी आप जानते हो, समोसा भी जानते हो। क्या कह रहे हो? पानी आ रहा है मुंह में? कोई बात नहीं, मुंह में पानी है तो पानी आएगा। क्या कह रहा है भाई? इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि गांठ का उल्लू का अर्थ है। गांठ का उल्लू का क्या अर्थ है? ये एक क्या है? मुहावरा दिया गया है और ये पूछना चाह रहा है कि गांठ का उल्लू का अर्थ क्या है। तो गांठ का उल्लू एक तरीके से मूर्ख होता है। क्या होता है दोस्त? गांठ का उल्लू एक तरीके से मूर्ख व्यक्ति होता है, यानी फूल मैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना लास्ट में, अभी नहीं। देखना क्या करा है, इसको हम मिटा लेते हैं और देखना क्या करा है। ये कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, शुद्ध वाक्य का मतलब है कि उसमें किसी भी तरह की लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर या फिर किसी और वजह से उसमें कोई गलती ना हो, तो उसे ही हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है अपने पास, उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखोगे ये बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन हो सकता है। उसके प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, प्राण बहुवचन, प्राणी गलत है यहां पर। और यहां पर प्राण अगर बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? बहुवचन होनी चाहिए। यहां पर ये गलत हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, नहीं भाई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि प्राण उसका खत्म हो गया, नहीं भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उसके प्राण निकल गए साधारण सा वाक्य है। यहां पर आप देखोगे प्राण बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी है? बहुवचन है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहना चाह रहा है कि चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम, चौकी ये वो वाली चौकी नहीं है जो पुलिस थाने वाली चौकी होती है। चौकी यहां पर कहना चाह रहा है जो इस तरीके से हम चौकी बनाते हैं ना, ऐसे बैठने के लिए चौकी बनती है, बैठने के लिए जो चौकी बनती है, ये वाली चौकी की बात चल रही है। बैठने वाली जो चौकी होती है वो, तो इस चौकी को हमें क्या बताना है भाई? तत्सम शब्द बनाना है। ये चौकी क्या है? तद्भव है। तो आपका आंसर आना चाहिए, इसको कहते हैं चतुष्पदिका। चतुष्पदिका, चतुष्पादिका नहीं, चतुष्पदिका होता है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका। ये बनेगा चतुष्पदिका, चतुष्पदिका ये बनेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुष्पद नहीं होगा, चौपाया नहीं होगा, चतुष्कोण भी नहीं होगा। अगले पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे देखिए कहना है, अगले में कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आने वाला शब्द बताएं। अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आने वाला शब्द बताएं। अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आने वाला शब्द कौन सा है? ठीक है भाई। अच्छा, अनेकार्थी शब्द में देखो यहां पर ना थोड़ा सा आप ये कर लेना कि नहीं कर लेना। अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में नहीं आने वाला, श्रेणी में नहीं आने वाला शब्द बताना है जो नहीं है, क्योंकि इसमें तीन एक जैसे आप देखोगे यहां पर सजा, बल और सेना, ये तीनों एक ही समानार्थी शब्द हैं, तीनों के तीनों, सजा, बल और सेना तीनों। लेकिन ये रात्रि अलग चीज है। रात्रि क्या है? अलग चीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर नहीं कर लेंगे। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें?
भानुदे का संधि विच्छेद बताइए, भानुदे का संधि विच्छेद बताइए कि भानुदे का संधि विच्छेद क्या है। तो भानुदे का संधि विच्छेद आप कहोगे ये बनेगा भानु प्लस उदय। क्या बनेगा? भानु प्लस उदय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भानु प्लस उदय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी होगी? तो आपका आंसर आना चाहिए, इसमें होगी दीर्घ स्वर्ग संधि। दीर्घ स्वर संधि कौन सी दोस्त? दीर्घ स्वर संधि इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है देखना। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्न में नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको आंसर बताना है। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है भाई, निम्न में नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने अगर आपने ये लगाया हो ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये बी क्यों बनेगा? क्योंकि त्रिपतगा ये एक गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि निम्नगा और कुलकषा और कुलवती ये तीनों के तीनों क्या है? ये नदी के पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छोटी सी एक मिस्टेक सी नजर आई थी यहाँ पे। देखो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन जो पहला वाला सवाल था इसमें जो भानु है ये बड़ा वाला ऊ कर लेंगे, और इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन मैंने शायद बी लगाया था, है ना? ऑप्शन बी लगाया था, लेकिन इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको आप तोड़ोगे तो ये बनेगा भानु में, और भानु जो बनेगा वो छोटे ऊ की मात्रा के साथ बनेगा, है ना? वो गलती से शायद हो गया था, देख लेना उसको एक बार। और प्लस बनेगा उदय, प्लस क्या बनेगा? उदय। और इसमें क्या बनेगी? इसमें दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है भाई, दीर्घ संधि बन जाएगी। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे कि अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा के लेखक कौन है? अनामदास का पोथा मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके लेखक कौन है। अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो आपका आंसर किसी हाल में गलत नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, एक इनकी रचना का नाम है अशोक के फूल। कौन सी है भैया? अशोक, अशोक के फूल। अशोक के फूल एक इनकी रचना हो जाती है। अनामदास का पोता हो जाती है। पुनर्वा हो जाती है। पुनर्वा, एक पुनर्वा बहुत फेमस रचना इनकी, पुनर्वा हो जाती है। तो पुनर्वा, अशोक के फूल और अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हो जाती हैं। अगले पे आ जाते हैं। यूपी पुलिस में आप अच्छे जानते हो हर शिफ्ट में रचनाओं से सवाल आए थे, क्या पता इस बार ये आ जाए कल कला को, तो आप कैसे करोगे, इसलिए एक बार नजर मार लेना। अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? आप अच्छे जानते हो अव्यय किसको बोलते हैं। अव्यय उसे बोलते हैं जो खर्च ना हो सके। खर्च होने का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, खर्च होने का मतलब यहाँ पर पैसे पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिंग, बल्कि यहाँ पर लिंग वचन, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन ना हो सके। लिंग वचन कारक और काल, काल के आधार पर कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आप यहां पर देख लो, जिस शब्द का रूप बदल जाए, नहीं भाई बदलेगा तो फिर अव्यय थोड़ी बनेगा, फिर तो अव्यय बन जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, हाँ ये हो सकता है। फिर यहां पर जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, नहीं भाई। जिस विकल्प में क्या हो का पता लगे, नहीं भाई ये तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि अव्यय किसे कहते हैं? जो लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को अव्यय बोलते हैं। और जिसमें लिंग वचन और कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए तो उसको व्यय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यय बोलते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है? इसमें हमसे कह रहा है
कि दाइना का तत्सम रूप है। दाइना का तत्सम रूप क्या है? तो दाइना आप अच्छे जानते हो कि दाइना का जो तत्सम रूप बनेगा वो बनेगा दक्षिण। क्या बनेगा? दक्षिण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप अच्छे जानते हो जो तत्सम है ये हमारे संस्कृत वाले होते हैं। कौन से? ये हमारे संस्कृत वाले शब्द होते हैं। और तत्भव जो होते हैं, जो तत्भव होते हैं, तद्भव जो तद्भव होते हैं ये हिंदी वाले होते हैं। ये हिंदी वाले शब्द होते हैं। ठीक है भाई, कई बार मैंने ये चीज आपको बता रखी है। अगले पे आ जाते, सवाल नंबर अगला। ये रहा मेरे लल्ला, देखो दिखा लो, मौका लगे चुरा के खा लो। ये कह रहा एहसान ने मानने वाला के लिए एक शब्द। एहसान ने मानने वाला, एहसान ने मानने वाला के लिए एक शब्द बताओ। तो एहसान ने मानने वाले के लिए आप कहोगे उसके लिए आता है, उसके लिए आता है कृतज्ञ। क्या आता है दोस्त? उसके लिए आता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कृतज्ञ, कृतज्ञ जो एहसान को मानता हो, जो किए गए एहसान को मानता हो, जो एहसान को मानता हो। मान लो आपने किसी के लिए कोई काम किया और वो उसका आपको थैंक बोल रहा है, आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, आपका एहसान मान रहा है, और कभी ना कभी भविष्य में वो आपकी हेल्प करेगा, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कृतज्ञ। और जो व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए आपने हेल्प की, उसकी मदद की, अपनी जान जोखिम में डाली, या कुछ भी रुपया पैसे कैसे भी आपने उसकी मदद की और उसने आपके एहसान को नहीं माना और थोप दिया आपके ऊपर ही, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले पे आ जाते, सवाल नंबर अगला। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एहसान फरामोश। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एहसान फरामोश, जिनमें खाए उन्हीं में ले जाए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। मैंने आपको क्रिया से भी बताया है कि आप इसको क्रिया से भी पहचान सकते हो, होता है, और आप इसको इस क्या बोलते हैं सर्वनाम से भी पहचान सकते हो, है ना। तो यहां पर होती है, होती है। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? होता, अगर राइमिंग में शब्द को बोलने पर होता है आता है तो आप समझ जाना कि वो पुल्लिंग है। और अगर राइमिंग में बोलते समय उस शब्द को स्त्रीलिंग आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? और होती है आती है तो उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बुढ़ापा होता है या होती है, आप बताओ जरा। तो आप कहोगे बुढ़ापा होता है। तो जब बुढ़ापा होता है तो ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे ये बनेगा पुल्लिंग। ये क्या बनेगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुल्लिंग ही उसने पूछा था। जैसे जड़ता है, तो जड़ता होती है या होता है? तो आपको जड़ता होती है। जब होती है तो ये क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। स्त्रीलिंग बनेगा, जबकि हमसे पुल्लिंग पूछा था। यहाँ पर घटना होती है तो स्त्रीलिंग बनेगा। यहाँ पर दया होती है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। ये रहा मेरे लल्ला, क्या कहना चाह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का कौन सा वाक्य है? तो इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। जहां पर आपको क्या लगाने से, क्या यानी कि क्वेश्चन करने से आपको उत्तर मिल जाए, आपको उत्तर मिल जाए, उत्तर मिल जाए, तो वहां पर क्या होता है भाई? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और अगर क्या लगाने से उत्तर ना मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहां पर मंदाकिनी सोती है। मंदाकिनी क्या सोती है? आंसर मिला? नहीं मिला। तो यहां पर क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या दोस्त? अकर्मक क्रिया। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने सकर्मक पूछा है हमसे। फिर कह रहा है बालिका निबंध लिखती है। क्या लिखती है? तो आप कहोगे निबंध लिखती है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। और चेक कर लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? तो आप कहोगे पता नहीं क्या उड़ते हैं, लेकिन ये तो पक्षी उड़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये एक माध्यम है आकाश, समझ रहे हो बात को? ये एक माध्यम है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या उड़ते हैं? नहीं पता, आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर बालक खिलौना पाकर हंसता है। क्या हंसता है? नहीं पता, नहीं पता, ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या लगाने से उत्तर मिले तो सकर्मक, क्या लगाने से उत्तर ना मिले तो अकर्मक। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। ये रहा मेरे लल्ला, क्या कहना चाह रहा है? इसमें कह रहा है कि हस्तक्षेप का शुद्ध रूप है। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप मतलब हस्तक्षेप किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी वर्तनी हमसे पूछ रहा है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता है। देखो हस्तक्षेप नहीं होता है,
इस चीज को आप देख लो। यहां पर हस्ता, यहां था है, ये भी नहीं होता है। हस्ते, ये भी नहीं होता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, हस्तक्षेप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? कह रहा है कि समय की दृष्टि के अनुकूल वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। समय की दृष्टि के अनुकूल वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो आप कहोगे इसका आंसर आ जाएगा समय अनुकूल। क्या दोस्त? इसका आंसर आना चाहिए समय अनुकूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल होता है किसी परिस्थिति के साथ साथ होना या अनुकूल होना, और यहां पर प्रतिकूल परिस्थिति के विरोध में होना, तो यहां पर प्रतिकूल हो जाएगा। और समानुकूल, 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 हाँ ये वाला समानुकूल। अच्छा ये ऑप्शन गलत लगा दिया हमने यार। समय की दृष्टि के अनुकूल होना समय अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन गलत लग गया। समानुकूल, समानुकूल नहीं होगा, समय अनुकूल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पे, है ना। तो यहां पर समय अनुकूल होगा, समानुकूल नहीं होगा। समानुकूल जो होगा ये समान मतलब एक जैसा हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा समय अनुकूल। समय के साथ आ लगा के कूल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? समय अनुकूल बन जाएगा। अगले पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। क्या कहना चाह रहा है भाई? इसको मिटा लेते हैं। ये कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो आंसर आना चाहिए ये होते हैं 3 प्रकार के। ये तो एक रटा रटाया सवाल है जो आपको पता होना चाहिए, और सवाल आपसे ये पूछा भी इसी तरीके से जाएगा कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन चेंज है इस वाली पीडीएफ, इसमें मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती एक काव्य है, और इसके जो रचनाकार हैं दोस्त वो हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ये ऑप्शन गलत है, ये वाले ऑप्शन गलत हैं। भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त है, और इनको ही राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। इन्हीं को राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है, ये कह सकते हो ये राष्ट्रीय कवि है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे माना जाता है मतलब ये राष्ट्रीय कवि है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन गलत थे, वो मैंने ठीक कर दिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।